नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है रीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे साइकोलॉजी के। आपको बताना है कि आपके जो है इसमें से कितने सही होते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से 15 ही क्वेश्चन देख पाएंगे, वरना जो है टोटल इसमें आपके 30 क्वेश्चन है, लेकिन अपन टाइम कम होने की वजह से 15 क्वेश्चन देख पाएंगे। 15 जो है कल सुबह वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं। मतलब नीचे 4 अधिगम की विशेषता दी हुई है, उन विशेषता में से आप किससे सहमत नहीं हैं। 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपका स्कोर जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो देखो, अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं है, कौन सी विशेषता से आप जो है सहमत नहीं है। सबसे पहले उत्तर सोच लेना आप अपना। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है, तो बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो है अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है। फिर अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया, बिल्कुल। अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया मतलब जो व्यवहार है उसमें जो है क्या हो रहा है, दिनों दिन जो आपकी क्या हो रही है, परिमार्जन हो रहा है या प्रगति हो रही है, वही अधिगम है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। अधिगम जो है व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, तो गलत बात है। अधिगम हमेशा उद्देश्य के कारण ही होता है, ठीक है। अधिगम के लिए उद्देश्य होना जरूरी है, बिना किसी उद्देश्य के जो है अधिगम की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ नया सीखो यहां से, इसलिए जो है ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा रखा गया है, ठीक है। फिर आती है आपके क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है। वापस क्वेश्चन को पढ़ें। समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है। मतलब क्या है, पहली बात तो क्या रूप समझा जाता है, समग्र रूप से, और अचानक यानी कि तुरंत ही हल क्या हो जाता है, स्पष्ट रूप से दृष्टि में मन में आ जाता है। तो यह सिद्धांत आपका कहलाता है सूझ का सिद्धांत, और इसको कहेंगे सूझ द्वारा सीखना। सूझ आपको पता है कॉलर का जो है सिद्धांत है, और कॉलर थे आपके गेस्टल्टवादी। कौन से थे? गेस्टल्टवादी, गेस्टल्टवादी। और गेस्टल्ट शब्द है ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का, और जिसका अर्थ होता है आपका पूर्णकार, या फिर हम कह सकते हैं समग्र। समग्र अब आप खुद पता लगा सकते हो। एक तो यहां नाम आ रहा है समग्र, समग्र नाम आती है, आपको ध्यान रखना इस सूझ का सिद्धांत ही उत्तर होगा। दूसरा तुरंत हल आ जाता है, तुरंत हल का मतलब हो गया सूझ आ जाना, सूझ का सिद्धांत, और सूझ का सिद्धांत हो गया ऑप्शन नंबर 1 कॉलर द्वारा, ठीक है। फिर अनुकरण द्वारा सीखना, ये आपका जो है बांडुरा ने कहा था। किसने? बांडुरा ने। बांडुरा कहता है कि जो भी बालक सीखता है वो अनुकरण से सीखता है, ठीक है। प्रयास और भूल द्वारा सीखना, ये थार्नडाइक ने कहा था। किसने कहा था? थार्नडाइक ने, ठीक। और संबंधीकरण द्वारा सीखना यानी एसोसिएशन द्वारा सीखना, जुड़ने से सीखना, या हम कह सकते हैं अनुबंधन द्वारा सीखना, यह है आपका पावलोव का। किसका है? पावलोव का। तो अब आपके सामने उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है। उत्तर सोच लेना आप। अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है। सबसे पहले सुगमता। सुगमता आपका मनोवैज्ञानिक कारक है, बिल्कुल है। विभिन्न क्रियाओं का संगठन, यह भी आपका क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक है। फिर है विभेदीकरण, यह भी आपका क्या है? मनोवैज्ञानिक कारण है। तो उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की आयु, ये आपका जो है मनोवैज्ञानिक न होकर शारीरिक कारक है। क्या है? शारीरिक कारक है, ध्यान रखना इस बात का। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो अधिगम है उसमें सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं पूछा है, तो अधिगम में जो है व्यक्ति की आयु जो है वो प्रभावित करती है अधिगम को, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, ये आपका है शारीरिक कारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा जो है इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, जिसकी इंग्लिश मीडियम है वो। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत हैं जो कि प्राचीन अनुबंधन की न होकर, यानी कि प्राचीन अनुबंधन की न होकर मुख्य रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की है। नैमित्तिक अनुबंधन को देखो इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये आपकी दी हुई है स्किनर की। किसकी दी हुई है? स्किनर की। तो ध्यान रखना जो नैमित्तिक अनुबंधन है वो आपका किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर द्वारा। और प्राचीन अनुबंधन आपको पता है किसके द्वारा दिया गया है?
पावलोव के द्वारा। तो पूछा यह कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत है जो कि प्राचीन अनुबंधन की न होकर मुख्य रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की है। और नैमित्तिक अनुबंधन जिसको कहते हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, ये स्किनर द्वारा दी गई है। अब शायद आप उत्तर आराम से बता दो, अपना उत्तर सोच लेना। देखो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। कौन सा दिया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत में इन्होंने जो है कौन सा शब्द दिया? नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत आपका किस पर आधारित है? पुनर्बलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? पुनर्बलन पर। तो उत्तर आराम से खोज सकते हो आप। ये अपने आप में एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया है? बिल्कुल नहीं। इसके अनुसार अधिगम समीपता के आधार पर होता है? बिल्कुल नहीं। इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित होता है। आ गया ना उत्तर? क्योंकि अपने जो है एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ेंगे तभी अपना उत्तर इजी आएगा। जैसे नैमित्तिक अनुबंधन जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, ये स्किनर ने दी। स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत, और क्रिया प्रसूत सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है। तो जैसे ही पुनर्बलन नाम हुआ वही उत्तर हो गया इसका। दिमाग ऐसे ही चलाना है आपको परीक्षाओं में। ऐसे दिमाग चलाओगे तो क्या होगा? कुछ क्वेश्चन, कुछ मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही करके आओगे। एक्स्ट्रा जो बोनस मिलता है ना वो ऐसे ही मिलता है आपको। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, फिर ये भी मत सोचना कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या। पिछले जो है पेपर उठा लेना 2022 के, आप सारा का सारा लेवल जो है आपका इसी टाइप का रहा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कि किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूं। मतलब एक बालक है या मैं हूं, वो मैं कल्पना करता हूं कि किसी दिन मैं एक प्रसिद्ध जो है चित्रकार बनूंगा। तो किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूं। ऐसा कर कर मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूं। क्वेश्चन लेवल का है, लेकिन तैयारी भी आपके लेवल की ही होनी चाहिए कि किसी दिन मैं एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूं। ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूं। तो उत्तर हो जाएगा आपका स्वलीन चिंतन। कौन सा? स्वलीन चिंतन करते हैं। अपसारी चिंतन किस में करते हैं? अपसारी चिंतन होता है सृजनात्मकता में। किस में होता है? सृजनात्मकता में। और एक देखो ये सृजनात्मक चिंतन भी इससे रिलेटेड है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही चले गए थे। ठीक है। भविष्य लक्ष्य चिंतन भी इसमें नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्वलीन चिंतन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण है, उसमें कार्ड के बारे में क्या सही है। जो रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका व्यक्तित्व से संबंधित। किससे है? व्यक्तित्व से संबंधित। अब बात यह कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हैं और कौन कौन से कार्ड हैं। तो देखो रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में आपके 10 कार्ड हैं। कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड। 10 कार्ड में से आपके 5 कार्ड हैं ब्लैक एंड व्हाइट। क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। और 5 कार्ड हैं आपके रंगीन। कैसे हैं? रंगीन, रंग बिरंगे हैं। तो 5 ब्लैक एंड व्हाइट, 5 रंगीन। तो देखो 5 कार्ड श्वेत श्याम, यानी कि श्वेत श्याम को ब्लैक एंड व्हाइट ही कहते हैं, और 5 कार्ड रंगीन है। तो बिल्कुल सही बात है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अपना जो है स्कोर जरूर बताना, 15 में से कितने सही करते हो आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि का भाग नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। किसने दिया? गार्डनर ने दिया। अब बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है इन्होंने 9 बुद्धियां बताई। सबसे पहली बुद्धि है उसको कहते हैं संगीत बुद्धि। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं संगीत बुद्धि। दूसरी बुद्धि बताई इन्होंने स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। तीसरी बुद्धि इन्होंने बताई मौखिक या भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि बताई? भाषाई बुद्धि। चौथी जो इन्होंने बताई वो बताई तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, पांचवी इन्होंने कौन सी बताई? शारीरिक गति की बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है, छठी इन्होंने क्या बताई? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, 7वीं क्या बताई? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, 8वीं क्या बताई इन्होंने? प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि। और 9वीं क्या बताई? अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बताई? अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, अब बात आ रही है कि कौन सी इनमें शामिल है? शारीरिक गति की बुद्धि। तो देखो शारीरिक गति की बुद्धि ये रही, तो ये तो है आपकी। ठीक है, नहीं पूछा है। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन तो वैसे दिख नहीं रहा कहीं। तार्किक गणितीय विश्लेषण, तो तार्किक गणितीय ये रहा, तो ये भी सही है। स्थानिक निरूपण, ये रहा स्थानिक निरूपण, तो ये भी है। तो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। तार्किक चिंतन बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं है। गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। एक होता है आपका जो बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत?
बहुकारक सिद्धांत, और ये दिया आपका थार्नडाइक ने, ध्यान रखना। वैसे मैं इनको सबको पढ़ा चुका आपको, फिर भी ध्यान रखना आपको, ये किसने दिया? आपका थार्नडाइक ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है, एरिक्सन द्वारा बताई गई 8 मनोसामाजिक विकास की दशाओं में से प्रथम दशा कौन सी है? तो आपको पता है एरिक्सन ने 8 दशाएं बताई मनोसामाजिक सिद्धांत में, उसमें से जो है आपकी सबसे पहली कौन सी है? तो सबसे पहली आपकी विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। और इन 8 को मैं अलग से करवा चुका आपको, तो वो वीडियो आप जो है चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, बार बार पूरी 8 बतानी जरूरी नहीं है। तो विश्वास बनाम अविश्वास जो है आपकी प्रथम अवस्था मानी जाती है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन के अलावा अन्य सभी सत्य हैं? मतलब कुल मिला के अपने को असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके बारे में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला कथन, उत्तर सोच लेना आप, नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंचना मुश्किल है और कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो कोहलबर्ग के बारे में हर चीज में डिटेल से करवा चुका, पहले ही बता रहा हूं, फिर भी बता देता हूं। सबसे पहले होता है इसमें जो है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, डिटेल से नहीं बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। इसमें 2 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 2 अवस्था होती है। दूसरा जो होता है ना आपका, वो होता है आपका सेकंड होता है, वो होता है आपका परंपरागत अवस्था। और इसमें भी कितने होते हैं? 2 अवस्था होती है। इसमें भी कितनी होती है? 2 अवस्था। फिर जो है ना आपकी होती है, तीसरा आता है आपका उत्तर परंपरागत। क्या? उत्तर परंपरागत। और इसमें भी 2 अवस्था होती है, और 2 अवस्था में एक को छोड़ो, दूसरी जो सबसे ऊपर होती है सार्वभौमिक। कौन सा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति केवल जो है 1% व्यक्ति ही, मतलब पूरी दुनिया के मात्र 1% व्यक्ति ही क्या पहुंच पाते हैं? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अनुमुखता, यानी कि सबसे उच्चतम स्तर यही होता है इसका। ठीक है, और सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और यहां तक दुनिया के मात्र 1% लोग ही पहुंच पाते हैं। इसलिए आपका जो ये कथन है बिल्कुल सही है कि नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुंचना मुश्किल है, यहां कुछ ही लोग जो है इसे प्राप्त कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। फिर नैतिक विकास के समय के साथ अनुमानित निश्चित तरीके से होता है। बिल्कुल, नैतिक विकास समय के साथ एक अनुमानित और निश्चित तरीके से होता है। बिल्कुल, हर स्तर होता है, ये अपन जो है पूरा डिटेल से वैसे पहले जान चुके। फिर नैतिक विकास अलग अलग चरणों में होता है। अभी मैंने बताया 3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती है। फिर सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रण मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है। बिल्कुल नहीं है। उच्चतम स्तर अभी मैं आपको बता चुका कि सार्वभौमिक नैतिक तर्कणा है। कौन सी है? सार्वभौमिक नैतिक तर्कणा। ये जो है ना, ये सबसे उच्चतम स्तर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मानव कल्याण की बात करता है। मनुष्य क्या करता है? मानव कल्याण की बात करता है। तो ये सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई, ये तो आपकी जो है ना चौथी अवस्था में ही आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है? चौथी अवस्था में आ जाती है, जबकि कुल 6 अवस्था होती है और उच्चतम स्तर होता है 6ठी अवस्था, जिसको कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो है सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित मनुष्य जाति की उच्चतम स्तर नहीं होता, उच्चतम होता है मानव कल्याण। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। अब ऐसे में सोचना इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। पहले के पेपर जाकर देखोगे आप 2022 वाले, तो पता चल जाएगा आपको कि पेपर इसी लेवल का आता है। क्वेश्चन है कि एक बालक की सामान्य विशेषताओं का यह समूह किस अवस्था को इंगित करता है? मतलब नीचे 3 जो है आपकी विशेषता दी हुई है, ये कौन सी एज की विशेषता है? कौन सी अवस्था की है? विद्यालय पूर्व अवस्था, ठीक है। अनुकरण की अवस्था, ठीक है। खिलौनों की आयु, जिसको कहते हैं टॉय एज, और ये भी मैं आपको करवा चुका। हर चीज जो है मैं करवा चुका। आप जो है पीछे जाकर जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो टॉय एज होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था। बात करें खेलने की आयु, खिलौनों की आयु अलग है और खेलने की आयु अलग है। खेलने की आयु को कहते हैं प्ले एज, ठीक है। और प्ले एज होती है आपकी विद्यालय की आयु, विद्यालय की अवस्था। और ये जो है दोनों विशेषता होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था की। कौन सी की? उत्तर बाल्यावस्था की। पूर्व बाल्यावस्था में विद्यालय पूर्व अवस्था कहते हैं, खिलौनों की आयु कहते हैं टॉय एज। प्ले एज, खेलने की आयु होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, और विद्यालय की अवस्था भी कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
11वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, मतलब निम्न में से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। उत्तर सोच लेना आप अपना। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित है, तो गलत हो गया, यही सही हो गया, क्योंकि कौन सा नहीं पूछा था। क्यों गलत कैसे हुआ? सांस्कृतिक संदर्भ है वो विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे करता है? जैसे एक आप देखो संस्कृति अलग अलग देश की अलग अलग होती है। एक चाइना में जन्मा बच्चा और एक भारत में जन्मा बच्चा, और भारत में भी अलग अलग संस्कृति, एक राजस्थान में जन्मा बच्चा और एक बंगाल में जन्मा बच्चा, दोनों अलग अलग रूप से विकसित होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो विकास है वो सार्वभौमिक है, सही बात है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित नहीं है, संस्कृति प्रभावित करती है, तो उत्तर पहला ही हो गया। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल। विकास परिवर्त्य होता है, बिल्कुल। परिवर्त्य मतलब रिवर्सेबल, बदलने योग्य, ठीक है। और विकास जो अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 3 पर्वतमाला टास्क जीन पियाजे ने निम्न में से किसके अध्ययन के लिए उपयोग किया? इंपॉर्टेंट बनता है, शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने पहली बार नाम सुना हो। 3 पर्वतमाला टास्क किसके द्वारा किया गया? जीन पियाजे द्वारा। और किसके अध्ययन के लिए? ध्यान रख लेना, नोट कर लो अपने नोट्स में, अहम केंद्रवाद के लिए। बालकों में जो अहम केंद्रवाद है उसको जानने के लिए 3 पर्वतमाला टास्क जो है आयोजित किया। किसने किया? जीन पियाजे ने। नाम ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन बोल रहा है एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर चर्चा करता है? एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है मुख्यतः किस पर चर्चा करता है? सबसे पहले व्यवस्थागत सुधारों को लेकर, बिल्कुल। जो आपके स्कूल या कुछ भी है उसका, जो आपका स्कूल है उसका व्यवस्था कैसी है, वो बिल्कुल उसके सुधारों पर जोर देता है, बिल्कुल। विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण को लेकर, बिल्कुल इस पर भी जोर देता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आकलन का, बिल्कुल तीनों पर जोर देता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है? आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गति के कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? अगर इंग्लिश में देखना चाहो आप तो थोड़ा नीचे कर देता हूं कि गति के कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। अपना उत्तर जो है सोच लें कि गति के कौशलों में जो है अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, ठीक। सबसे पहले डिसलेक्सिया की बात कर लेते हैं। ये होता है आपका पढ़ने में कठिनाई। पढ़ने में जो है कठिनाई होती है वो होती है डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया हजारों बार बता चुके अपन, गणना में कठिनाई। किसमें? गणना करने में कठिनाई, ठीक है। फिर बात आती है डिसफेजिया, ये आती है भाषा व वाचन में, भाषा व वाचन में कठिनाई, भाषा व वाचन में कठिनाई, ठीक है। तो बच्चा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 और वही होता है आपका डिस्प्रेक्सिया, मतलब गति के कौशलों में। गति कौशलों में मतलब हो गया मांसपेशियां जो है ना, मांसपेशियां सही रूप से कार्य नहीं करती, मांसपेशियों के कार्य में कठिनाई, कार्य में कठिनाई। मतलब गति कौशल होते हैं ना, जो अपन गति वाले कौशल होते हैं, भागना, दौड़ना, फेंकना, पेन पकड़ना, ये सब जो है आपका डिस्प्रेक्सिया में आता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, उत्तर भी यूनिक है, नोट कर लेना कि वांछित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण कहलाता क्या है? तो इसका उत्तर जानकर आपको अच्छा लगेगा, वो होता है समस्या समाधान। समस्या समाधान होता है वांछित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना का प्रसंस्करण करना। इंग्लिश में बात करें तो देख सकते हो आप, ये देखो, ठीक है, ये इंग्लिश वाला साथ में देखो, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपके समझ में होगा। कमेंट जरूर कर दे, नंबर कितने बन रहे हैं आपके। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।